हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ मेंस के प्रोग्राम में ऑन बोर्ड आए हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका एग्जाम जैसा भी गया हो, आपने ये निश्चय लिया कि हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे और आप इस प्रोग्राम में हम पे पूरा भरोसा दिखा के आए। इस चीज के लिए मैं बहुत अभिनंदन देती हूँ आप सभी को, साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे जीएस पेपर 5+6 यहाँ पे मैं कवर कराऊंगी। पेपर 5 से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट कराने से पहले एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको रेडीमेड नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको पढ़ के आपका रिवीजन इफेक्टिव ही नहीं बल्कि मैक्सिमाइज हो सकता है। बार बार रिपीटेड रिवीजन आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखूंगी कि मैक्सिमम कोट्स और सुंदर तरीके से लिखना, जिसको ब्यूटीफुल आर्टिकुलेशन हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे साथ साथ प्रैक्टिस कराया जाए या आपको उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाए। फुल फ्लेजेड आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे बाकी के प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ चीजें आपको महाग्रंथ और यहाँ पे इंटरलिंक्ड मिलेंगी डेफिनेटली। अभी हम जैसे पॉइंट 1, जिसको हम चैप्टर 1 बोलेंगे ऑफिशियल सिलेबस का, उसकी शुरुआत करने जाएंगे। तो उसमें हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। अब ये सब आप जीएस पेपर 1, 2 इन सब में भी पढ़ के आते हैं, तो आप एक तो इंटरलिंक आपस में बनाएंगे। मैं आपको ओवरव्यू जरूर बताऊंगी, लेकिन हम यूपी स्पेसिफिक ही बात करेंगे। तो यहाँ पे ये आप मत रखिएगा कि वो वाली सारी चीजें भी मैं रिपीट कराऊं और यूपी स्पेसिफिक भी कराऊं, वो चीजें बहुत रेपिटेशन हो जाएगा, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम विल स्टिक टू द डिमांड्स ऑफ द सिलेबस एंड द क्वेश्चन पेपर। क्लियर? आपको रिविजन में बहुत आसानी होगी। जो जो चीजें आपको कराई जाए, पेशेंटली आराम से बैठ के सुनिए, समझिए, लिखिए जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगती है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप साथ साथ करते चलेंगे, अदरवाइज ये सब कुछ एकदम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, आपने सुना होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी हौसले के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा पॉइंट 1 है ऑफिशियल सिलेबस का, दैट इज हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक बात समझिएगा, प्री हिस्टोरिक उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्री हिस्टोरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक वो टाइम पीरियड है, इतिहास लिखे जाने से पहले का समय, जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल हैं हिस्ट्री के, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। आराम से बैठ के सुनना है। आंसर का फॉर्मेट भी बताऊंगी, कैसे सुंदर आंसर लिख सकते हो ये भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल पहले वो कहते हैं ना, अस्त्र शस्त्र से अपने आप को मजबूत कर लो, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है? तो प्री हिस्टोरिक वर्ड का मतलब क्लियर है आपको? इतिहास लिखे जाने से पहले का समय, यानी कि जब लिखना पढ़ना इंसानों ने नहीं सीखा था, उसी को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा, अब जब लिखना पढ़ना नहीं सीखा था तो जानकारी कैसे मिलती है? तो हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, पर और रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि पत्थर के औजार, आग का इस्तेमाल, गुफाओं में अलग अलग पेंटिंग्स, चित्रकारी, हड्डी, मिट्टी, इन सब से जो जो हमको साइट्स पे चीजें मिली, उन सब से हमको अंदाजा लगा कि उस समय का जो टाइम पीरियड है वो समय कैसा रहा होगा। सिंपली ये जर्नी है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू अर्ली फार्मर्स। अर्ली फार्मर्स की बात हो रही है। देखो, हर चीज को समझ के चलना। सबसे पहले याद रखना, जो मैंने ये रेड से लिखी हुई है चीजें, ये पूरा सारांश है इस पूरे टॉपिक का। फाइट विद नेचर प्लस सर्वाइवल, इसी का नाम है पेलियोलिथिक पीरियड। अब जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन अभी ओवरव्यू समझना, मैं फिर आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहला टाइम पीरियड था पेलियोलिथिक पीरियड, दैट वाज पुरा पाषाण काल। नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हिंदी, लेकिन एक
ओवरव्यू रखी है, लगभग 25 लाख वर्ष पहले से 10,000 बीसीई यानी ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ का टाइम फ्रेम आप लिखेंगे तो थोड़े पढ़े लिखे लग जाएंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लोग कैसे थे? यहाँ पे लोग शिकारी थे और हंटर गैदरर, मतलब फल संग्रहक जिनको कहते हैं, मतलब जग गए, कुछ चुन के ले आए खेत में से, जंगल में से सॉरी, और खा लिया उसको। ठीक है, सिर्फ ये था। अब की साइट्स और फाइंड्स, आप एक बारी इसका भी फॉर्मेट समझिए कि नोट्स किस हिसाब से आपको दिए गए हैं। हमने आपको कुछ साइट्स दी हैं, वहां से क्या क्या मिला है ये आपके सामने लिखा हुआ है। साइड में आपको मैप मिल जाएगा, ये यूपी की पेलियोलिथिक साइट्स हैं। मैप बनाने की, ये जो मैप है यूपी का, इसको फ्री हैंड बनाने की प्रैक्टिस रखिएगा। विद लेस देन 5 सेकेंड्स आपका मैप बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ये सबकी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है, जिससे आपको अंदाजा हल्का सा लग जाएगा। यही वो टाइम पीरियड था जहां पे पेट्रोगिल्फ्स मिले, मतलब पेट्रोगिल्फ्स होते थे शैल चित्र, मतलब रॉक पे कार्विंग्स की जाती थी। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे स्टोन टूल्स तो आने लगे हैं, तो पत्थर पे किसी चीज से अगर उरेक सकते हो या घिस के कुछ बना सकते हो, तो हैंड एक्सेस, चॉपर्स, फ्लेक्स, जैस्पर और चर्ट से बने हुए, जैस्पर और चर्ट कुछ नहीं थे, रंगीन पत्थर थे जिनको उकेर के उसके ऊपर गाड़ के हाथ से कुछ पेंटिंग्स या कार्विंग्स बनाई जा सकती थी। यहाँ पे स्टोन टूल्स ने किस चीज को हिंट किया है? सर्वाइवल बेस्ड लाइफ को। कहने का मतलब है इंसान ने पहली बार प्रकृति से लड़ना और जिंदा रहना सीखा। देखो, मैन लर्न टू टेम फायर, शेप स्टोन एंड फेस द वाइल्ड। अब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, फिर हम जाते हैं मीजोलिथिक टाइम पीरियड में। ये था मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। बस इसको एम फॉर मीजोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे छोटे पत्थर, मतलब बहुत ही छोटे और पतले। अभी तो क्या था, थोड़े रफ थे पत्थर, ऐसे ही थोड़ा कार्व किया और तोड़फोड़ उससे स्टार्ट कर दी। यहाँ पे माइक्रोलिथ जो हैं ये थोड़े शेप हो गए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से माइक्रोलिथ मतलब हंटिंग की थोड़ी बहुत, जो हंटिंग चल रही थी ऊपर, उससे हम फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, शिकार से खेती और पशुपालन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स, बेलान वैली, महादहा, प्रतापगढ़, आप यूपी प्रीलिम्स में भी पढ़ के आए हैं, दमदमा, प्रतापगढ़, सराय नाहर राय प्रतापगढ़, चौपानी, मांडू, प्रयागराज। तो यहाँ पे टूल्स जो हैं वो शिफ्ट दिखा रहे हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। और पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री या रेयरिंग की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब क्या बदलाव हुआ? मैन स्टॉप्ड वॉन्डरिंग एंड स्टार्टेड बिलोंगिंग एट वन प्लेस। जाहिर सी बात है, जब एक सिंपल सा फॉर्मेट समझना, कोई भी खेत है, ये पैच ऑफ लैंड है, खेत तो बाद में बनेगा, यहाँ पे जंगल उगा हुआ है, तो क्या है, जब तक यहाँ पे जंगल रहेगा ना, तो मनुष्य बंजारा रहेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डरर रहेगा बेसिकली। लेकिन जैसे ही आपने पैच क्लियर किया और यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती या पशुपालन स्टार्ट करा, तो बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। ये नेचर का लॉ है। ठीक है, तो ये सारी साइट्स फिर से आपको रिवाइज करनी है, पता होनी चाहिए। अब देखो, इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा ना, महादहा कहाँ लोकेटेड है, दमदमा कहाँ लोकेटेड है, तो बाय चांस देखो एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा ये कहाँ लोकेटेड है, तो मत लिख के आना कहाँ लोकेटेड है, सिर्फ साइट्स के नाम बता देना। ठीक है, इन्हीं सब साइट से हमें पता चला, जो मैंने आपको ओवरव्यू वाली बातें बताई ना, कि इंसान ने वॉन्डरिंग तो बंद कर दी, बिलोंगिंग शुरू कर दी। वो कैसे शुरू करी? ऐसे ही शुरू करी, क्योंकि देखो बेलान वैली में हमने देखा कि छोटे छोटे स्टोन के ब्लेड्स मिले, मतलब कि वहां पे इंसान रहने लगा था। मादाहा से हमने देखा हड्डियों के और हॉर्न के इंप्लीमेंट्स मिले, तो इसका मतलब लोग वहां पे रहने लगे थे। सराय नाहर राय से हमें माइक्रोलिथ मिले, एनिमल बोन्स मिली, ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, तो मतलब स्टार्ट हो गया है ह्यूमन सेटलमेंट। ये सिग्निफिकेंस है इन साइट्स को कोट करने का। आपको आप पढ़े लिखे दिखोगे एग्जामिनर के सामने। न्यूलिथिक टाइम पीरियड यानी कि न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल जो है टाइम पीरियड आपके सामने है। एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा, बसावत शुरू हो जाएगी, मतलब गांव बनने लगेंगे। सिविलाइजेशन शुरू नहीं हुई है यहाँ से, पर इसकी नींव रखी जाना शुरू हो गई है। ठीक है, चिकने औजार बनने लगेंगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगेंगे, स्लैश एंड बर्न फील्ड्स, मतलब खेत को क्लियर करके जला के वहां पे खेती एंड ऑल स्टार्ट कर दी जाएगी।
क्लियर? शिकारी से किसान की तरफ हमारा रुझान डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कोइलडिवा और महागारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि धान की खेती, राइस का कल्टीवेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन धान की खेती के सबूत यहीं से मिले भारत में। और अब मैं तो बात भारत की कर रही हूँ, लेकिन अब वो है कहां पे? यूपी में। तो आप यूपी स्पेसिफिक पे जोर डालते हुए आंसर लिखेंगे। तो यहीं से हंटर टू फार्मर्स सिविलाइजेशन टुक इट्स फर्स्ट ब्रेथ। ठीक है, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बनाया था कि अगर आप स्टार्ट करना चाहें कोई आंसर इससे रिलेटेड तो ऐसे कर सकते हैं। इट इज इन द फर्टाइल वैलीज ऑफ द गंगा एंड द बेलान रिवर्स दैट मैन फर्स्ट लर्न टू लिव, फार्म एंड ड्रीम। सुंदर लाइन है, यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, लाहौर देव से क्या मिला आपको? रेड और ब्लैक हैंडमेड पॉटरी मिली, राइस फार्मिंग के एविडेंसेस मिले, झूसी करके एक साइट है वहां पे एग्रीकल्चरल टूल्स मिले, बेलान वैली में भी उसी चीज की कंटिन्यूटी देखने को मिली। ये न्यूलिथिक साइट्स हैं यूपी की। देखिए कहां पे कौन सी लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे ही चालकोलिथिक पीरियड यानी कि कॉपर एज अब स्टार्ट होती है ब्रॉन्ज एज, मतलब तांबा और पत्थर, मतलब मेटल की शुरुआत हो गई है, कॉपर की शुरुआत हो गई है। लोगों ने अब धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया है, खेती बढ़ गई है, गांव बड़े होने लग गए हैं, व्यापार शुरू हो गया है। क्लियर? और यहीं से हमको जो साइट्स ऐसी हैं जहां से हमें पता चलता है चालकोलिथिक साइट्स हैं, वो कौन सी हैं? हस्तिनापुर, मेरठ, अतरंजी खेड़ा, ईटा और बाकी की। इनको एक्चुअली एक किस्म की पॉटरी यहां से डेवलप हुई थी, औचरे कलर्ड पॉटरी। औचरे होता है आपका गेरुआ रंग, ये भगवा रंग और आईफोन वाला रंग, ऐसे अगर याद कर लो। ठीक है, नया आईफोन वाला रंग, उसकी पॉटरी स्टार्ट हुई थी, तो इसको ओसीपी कल्चर भी कहा जाता है। और सेम ही कल्चर देखने को मिलता है हुला, सहारनपुर और बड़ा गांव बागपत की तरफ। ठीक है, व्हेन मैन टच्ड मेटल ही टच्ड प्रोग्रेस, एज इट इज लाइन लिख के आइएगा, इंप्रेस हो जाएगा आपका एग्जामिनर। तो ये काल जो है ब्रॉन्ज एज का पहला कदम था, अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत यहीं से होगी आने वाले टाइम पीरियड में। सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिला इस सबका? देखो अब मैं ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देखा गया, पहले तो क्या था, ऐसे ही मोटे मोटे पत्थर उठाए, वो माइक्रोलिथ बने, फिर वो पॉलिश हुए, इवेंचुअली वो कॉपर इंप्लीमेंट्स में डेवलप हुए। देख रहे हो, civilizations are not confined by boundaries, they flow like rivers shaping the lands they touch। कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, कहीं भी आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब रिवाइज करो फिर से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको बता दिया, अब मैम इससे आंसर तो नहीं बन पा रहा है हमारा। ठीक है, कोई नहीं, अब बन जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट, सिंपल, कुछ भी नहीं आता ना आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये वो सब छोड़ दो। अभी क्या पढ़ा आपने? प्री हिस्टोरिक उत्तर प्रदेश पढ़ा आपने। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, लिखो, कॉपी किताब लेके बैठा करो साथ में, ऐसे मत बैठना मेंस में, बिल्कुल भी कथा नहीं है ये। ठीक है, सुननी नहीं है, इंप्लीमेंट करनी है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री हिस्टोरिक उत्तर प्रदेश। मैंने आपको सिंपल सी ये बात बोली, कैसे शुरू करोगे आप? चलो आंसर हम खुद बनाते हैं, जितना हमने पढ़ा सिर्फ उसी से। ठीक है, अब देखो मैप की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी भाई, यहाँ मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकती, सामने दिए हुए हैं मैप ढूंढ ढूंढ के सारे। अब इनकी प्रैक्टिस सबसे पहले तो ये जो है, ये वाली जो शेप है, ये बनाने की प्रैक्टिस खुद कर लो और ऐसे ऐसे करके मार्क कर देना। एकदम कोई ऐसे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ बस यूपी का मैप लगे ऐसी बना देना। चलो, हमारा क्वेश्चन था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री हिस्टोरिक उत्तर प्रदेश, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल, कैसे शुरू करोगे? फॉर्मेट एक ही रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो? वो सिविलाइजेशन वाली कोट डाल सकते हो, बिल्कुल। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना, सबसे अच्छा तरीका होता है जो चीज पूछी गई है ना उसको डिफाइन करने से स्टार्ट कर दो। तो आप लिखो द टर्म प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्या लिखोगे? क्या बताया मैंने? इट रेफर्स टू द टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, व्हेन ह्यूमन लाइफ कुड ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सच एज स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स, एनिमल बोन्स, पॉटरी। लिख सकते हो ऐसे। इन इंडिया, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, ऐसे स्पेशली को अंडरलाइन कर दो। Several important prehistoric sites have been discovered and I have given you so many sites that you have to quote these 3-4 sites like Belan Valley, Son Valley, Prayagraj, Sonbhadra, and these discoveries, इनसे पता क्या चलता है? इंट्रोडक्शन में हल्का सा एक लाइन ये लिख सकते हो, इनसे पता क्या चलता है? That it shows a continuous human presence from old age, stone age to copper age, and it
इट मार्क्स दिस रीजन एज द ओल्डेस्ट कल्चरल जोन ऑफ इंडिया, या फिर इट मार्क्स द क्रैडल ऑफ स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें यूपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप वो यहाँ से बता सकते हो। फेजेस लिख सकते हो। अगर देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन पेलियोलिथिक पीरियड विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, तब इसमें से आंसर बन जाएगा। पर जब ओवरव्यू वाला क्वेश्चन है तो इसकी डिटेल मत दो इतनी, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो दैट ड्यूरिंग पेलियोलिथिक पीरियड हंटिंग एंड गैदरिंग वाज देयर। देन ये वाली लाइंस यूज कर सकते हो, मैन लर्न टू टेम फायर, शेप स्टोन एंड दिस एंड दैट। फिर मीजोलिथिक पे आ गए, ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन हंटिंग एंड अर्ली फार्मिंग, मेजर साइट्स अगेन। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड है, न्यू स्टोन एज है, दिस इज द पीरियड वेयर ह्यूमंस बिकेम फार्मर्स एंड विलेज ड्वेलर्स, ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। चैल्कोलिथिक पीरियड है, चैल्कोलिथिक पीरियड में फिर लिख सकते हो, यहाँ से पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स ऑल्सो, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आप बिल्कुल दे सकते हो, बेलान वैली से हमको ये मिला, सराय नहर से ये मिला, मैदहा से ये मिला, झूसी से ये मिला, क्लियर। कल्चरल इंपॉर्टेंस उसकी शो कर सकते हो भाई, कंटिन्यूअस सीक्वेंस देखने को मिल रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन का। गंगा, बेलान, सोन रिवर्स ने लाइफलाइंस की तरह सर्व किया है अर्ली हैबिटेशन के लिए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर ये सारा बॉडी में आ गया जितना भी हमने लिखा, फिर एंड में कंक्लूजन, आपको IBC फॉर्मेट ही फॉलो करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब मैं आपको बोलूं कंक्लूजन में क्या लाइन लिखोगे, अरे कुछ भी लिख दो, प्री हिस्टोरिक उत्तर प्रदेश स्टैंड्स एज अ मिरर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। भाई केव ड्वेलर से कल्टिवेटर्स बने, स्टोन से कॉपर पे आए, सर्वाइवल से सोसाइटी बनी, ये सारे वर्ड्स देखो नोट करने पड़ेंगे, व्यवहारिक मतलब बिहेवियर में लाने पड़ेंगे, मेंस आर्टिकुलेशन का ही मैटर है। इस बात से ये साबित होता है कि रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर डीपली एम्बेडेड इन दिस फर्टाइल लैंड, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और एक मैप तो देखो आपको बनाना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा देखो बताओ, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत चीजों का यूज करके आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब सिमिलर ही पैटर्न में, जैसे अब हमने पुरानी चीजें देखी हैं, अब सेम ही पैटर्न में हम देख लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न यूपी, रीजनल फ्लेवर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब मैंने आपको एक तरीके से करा दिया है ऊपर, अब जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप इस दिमाग फ्रेम में रहना कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न यूपी पे आंसर क्या बनाओगे आप, मैं आपको बताऊंगी अभी खत्म करने के बाद, लेकिन अब आप इस फ्रेम से पढ़ना। तो इसमें आप ये देखो, जो मैं कोटेशंस वगैरह डाल रही हूँ ये यूनिवर्सल हैं, आपके ऐसे में बहुत काम आ सकती हैं, आपके किसी और पेपर में काम आ सकती हैं। होगा क्या, अभी आपको थोड़ा हो सकता है लॉस्ट फील हो रहा हो कि कहां से किसको कनेक्ट करें, थोड़ा टाइम रुको, पढ़ो और देखो, प्लीज रिवाइज करो। जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उससे तो आर्टिकुलेशन बेटर होगा, आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी, और जो ये लिखा हुआ है प्रिंटेड नोट्स जो हैं हमारे, इनसे आपके फैक्ट्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, और यही आपको रिवाइज करना है। तो कुछ टाइम बाद देखना, जब आप ये करते रहोगे तो आप मुझसे खुद कहोगे कि मैम हम इंटरलिंक कर पा रहे हैं और अब हम आंसर खुद से फ्रेम कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी घबराना नहीं है, मैम आपने तो ये कोड दे दिया, मैप दे दिया, ये कैसे होगा, देखो ऐसा बिल्कुल करते हैं ना बच्चे पेपर क्लियर, ये इसी सबसे करते हैं, ठीक है। दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि इस आंसर में मैं ये यूज कर लूंगा, बस, ठीक है। तो सिविलाइजेशंस आर नॉट कन्फाइंड बाय बाउंड्रीज, ऑब्वियसली ऐसे मत पढ़ोगे कोई कोट है या अभी किसी ने लिखी तो है नहीं बात, मतलब किसी फेमस राइटर या उसकी तो नहीं है ये कोट, खुद से बना लो, खुद सर्च कर लो। एंड दे फ्लो लाइक रिवर्स शेपिंग द लैंड्स दे टच, सिंपल सी बात है। जब भी आप इंट्रो देंगे किसी भी चीज का, अब यहाँ पे आपको यूपी स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं हम, जब भी आप इंट्रो देंगे तो आप इंट्रो में उस पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे। आप जानते हैं शहरी सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो आईवीसी से होती है, ये पहली ऑर्गेनाइज्ड अर्बन कल्चर था हमारा, ठीक है। इट वाज वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स दैट फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर वैलीज ऑफ विच रिवर, इंडस रिवर। बट द स्टोरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन डज नॉट एंड हियर, ऐसे लिखेंगे आप, समझ रहे हैं। इट स्प्रेड टुवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब and Sindh, and it spreads eastward also, carrying with it new ideas of settlement, new ideas of craftsmanship, agriculture, culture, कोई भी नई सभ्यता बसेगी। हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, जब कोई नई आके कोई सभ्यता बसेगी तो वो अपना कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, खाना सब कुछ लेके आएगी साथ में,
ठीक है। नाउ व्हाट इज ईस्टर्न यूपी? ईस्टर्न यूपी लाइज इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये जो रीजनल फ्लेवर्स हैं, जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं, दे रिप्रेजेंट डिफ्यूजन, राइट इट डाउन, adaptation plus continuation of what? Of the question which is being asked in the exam. ऐसे लिंक करो, ठीक है। तो जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ वो कहां हुआ से पहले एक तो मैप जरूर पढ़ेंगे। आलमगीरपुर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों डायरेक्शंस में अगर आईवीसी साइट्स पूछी जाएं, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नदरन मोस्ट, सदरन मोस्ट, तो इनमें से एक का आंसर आलमगीरपुर है। बताइए किसका है? चलिए, नाउ व्हाट आर द हरप्पन साइट्स इन यूपी? थोड़ा फैक्ट याद करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, है ना। तो आलमगीरपुर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला? सनौली आ गया बागपत में, हुलास आ गया सहारनपुर में, मंडी आ गया, ये मुजफ्फरनगर वाला है, बड़गांव आ गया सहारनपुर का। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म की पॉटरी वगैरह डेवलप हुआ, तो ये जो सिविलाइजेशन थी ये इस तरफ बढ़ती चली गई। अलग अलग कल्चरल और सोशल डायनामिक्स होंगे, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। कल्चर आएगा, सोशल डायनामिक्स चेंज होंगे, आर्ट एंड रिचुअल्स आएंगे, वही टेराकोटा फिगर्स जो वहां मिले थे वो यहाँ मिलेंगे, ठीक है, फायर ऑल्टार्स मिलेंगे, सोशल हायरार्कीज में सिमिलैरिटी मिलेगी, ब्यूरियल्स में सिमिलैरिटी मिलेगी। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है आईवीसी? जेंडर और कम्युनिटी, यहाँ पे जेंडर्ड आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले, यानी कि इक्वालिटी थी, इगैलिटेरियन रूल्स थे, ठीक है। इकोनॉमिक पैटर्न्स चेंज होंगे, एग्रीकल्चर और इरिगेशन में वहां का प्रभाव आपको देखने में मिलेगा, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ट्रेड नेटवर्क, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आके होंगी। देखो, रीजनल फ्लेवर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर इन ईस्ट यूपी रिमाइंड अस दैट हिस्ट्री इज नॉट लीनियर, एक लाइन में नहीं चलती है हिस्ट्री, इट फ्लोज लाइक अ रिवर merging past into future into one timeless current of human creativity। इतनी ब्यूटीफुल लाइन्स हैं ये, लर्न कर लो इनको यहीं पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना बॉडी जो बनाएंगे, अभी हम बॉडी पढ़ रहे हैं, दिमाग में एक चीज रखना, जो भी पढ़ रहे हो आंसर में कैसे यूज होगा, यहाँ पे ऐसे मत पढ़ो कि हाँ चलो ठीक है एनलाइटनमेंट हो जाएगा हमारा, नहीं, इसके लिए तो हम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं। कीप रिमाइंडिंग इट योरसेल्फ, मैं तो करती रहूंगी रिमाइंड, ठीक है। तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन पूछेगा कैसे हुआ, तो वो ऐसे हुआ। मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन आ जाए, राइट ब्रीफली अबाउट द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन कल्चर, यही लिखना है। मैं आपसे बोलूं, राइट अबाउट हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड टुवर्ड्स ईस्टर्न यूपी, यही लिखना है। मैं आपसे बोलूं, व्हाट वर द रीजनल फ्लेवर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर इन यूपी, यही लिखना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देख चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। अब एक पर्टिकुलर साइट जो स्पॉटलाइट पर रहती है वो है आलमगीरपुर, ठीक है। अब आलमगीरपुर जो है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसमें लिखा है ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन बीकन ऑफ विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। तो आप इंट्रोडक्शन में क्लियरली लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, अगर क्वेश्चन अलग से आता है तो इसमें जो हम ऊपर से पढ़ रहे हैं इसमें आता है तो यही इंक्लूड कर लेंगे। अब आलमगीरपुर में इंट्रो अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इट इज नोन एज द ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन बीकन, इन्हीं लाइंस को यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड इट इज द ईस्टर्न मोस्ट रिफ्लेक्शन दैट ग्लीम्स इन द हार्ट ऑफ यूपी एट अ साइट कॉल्ड आलमगीरपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। It holds immense archaeological and cultural significance, bridging the Harappan civilization with the fertile plains of Ganga, Yamuna, Doab। मतलब ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है उधर की और इधर की सिविलाइजेशन में। लोकेशन पे लिख सकते हैं कहाँ पे है, डिस्कवरी किसने की थी ये लिख सकते हैं, वाई डी शर्मा। वैसे इतना कुछ याद नहीं रहता पर फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जहां पे इंडस खत्म हुई गंगा शुरू हो गई, और आलमगीरपुर जो है वो दोनों का मीटिंग ग्राउंड है, ऐसे लिख सकते हो खुद से बना के, ठीक है। ज्योग्राफिकल एज देखो, सेम बात। क्राफ्ट और सिरामिक्स यहाँ पे मिले, टेराकोटा के इन सब चीजों की, मतलब कंटिन्यूटी देखी गई हड़प्पन आर्ट की। एग्रीकल्चर इनसाइट देखें तो चार्ट ग्रेन्स मिले, टूल्स मिले, टेक्सटाइल ऑर्नामेंट्स वही के थोड़े बहुत यहाँ पे मिले, सिंबोलिज्म एंड रिलीजन, बुल के फिगर्स मिले, टेराकोटा मोटिव्स मिले। कल्चरल ट्रांजिशन, पोस्ट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स कंबाइन कोर आईबीसी ट्रेड्स विद रीजनल इनोवेशंस। देखो, ट्रांजिशन और कंटिन्यूटी ये अक्सर इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले, क्या क्या पढ़ा, ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले थे, हाँ एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, स्टोन और कॉपर के टूल्स भी मिले थे यहाँ पे, वीविंग और स्पिनिंग के भी एविडेंस यहाँ पे मिले थे, ठीक है।
क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा कि हड़प्पन ईस्टवर्ड एक्सपैंड किए थे। अब भाई उनका ट्रेडिशनल बेसिन कौन सा था, इंडस, बस उसके आगे वो एक्सपैंड किए थे। ठीक है, तो ये लिंक है हड़प्पन प्लस गंगा ट्रेडिशंस के बीच में, ऐसे लिख सकते हो। एग्रीकल्चर के पॉइंट्स को कितना भी एक्सपैंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन में मैं आपको बोलूंगी तो क्या लिख सकते हो, दैट फॉर यूपी आलमगीरपुर इज मोर देन एन आर्कियोलॉजिकल साइट, इट इज अ symbol of cultural transition, it is a symbol of civilizational continuity, proving that the story of India's ancient past is not confined to one river valley but to many. Indus, Yamuna, Ganga, together they shaped the destiny of the land. एंड में तो बड़ी सी बात कर देनी है कुछ, ठीक है ऐसे करना है, इससे बेटर नहीं मिल सकता है। आई एम रीआइट्रेटिंग इट, ओके। इसके बाद बात आएगी वैदिक पीरियड की। मैं आपको इसी पे एक्सपैंड करके आंसर लिख पाओगे, और ओवरऑल पूछेगा तो लिख पाओगे, और एस्से में आप यूज कर पाओगे। देखना आपको याद आऊंगी मैं एस्से के टाइम पे जरूर, ठीक है। तो वैदिक पीरियड इन यूपी, सिंपल सी बात है, इंडो आर्यंस का आगमन होता है, इंडो आर्यंस का आना था इस टाइम पीरियड में। वैदिक पीरियड जो था 1500 से 1000, 1000 से 600, दो टाइम पीरियड में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडो आयरन्स सेटल होने लगे थे टुवर्ड्स द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ सरस्वती, यमुना एंड गंगा। इसी टाइम पीरियड में इंडियन रिलीजन शेप हुआ, आप लिखेंगे, फिलॉसफी शेप हुई, पॉलिटी शेप हुई, सोशल ऑर्डर शेप हुआ, ठीक है। अर्ली जो फेज था ऋग्वेदिक, वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था सर मैम, जो भी एग्जामिनर हैं आपके उनको दिमाग में रख के ऐसा लिखिएगा। बट द लेटर वैदिक पीरियड सॉ अ ड्रास्टिक शिफ्ट टुवर्ड्स गंगा यमुना प्लेन्स, पर्टिकुलरली आवर ईस्टर्न यूपी। उत्तर प्रदेश लिखना, वैसे यूपी कहीं मत लिखना, मैंने यूपी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप, गेटवे था फॉर ईस्टवर्ड वैदिक एक्सपेंशन, आर्यन माइग्रेशन हो रहा था, आयरन एज टेक्नोलॉजी चल रही थी, राइज ऑफ अर्ली किंगडम्स, मैंने आपको सारी लाइंस ऊपर बता दी, ठीक है। एक कोट नोट कीजिए, इन द वैली ऑफ द गंगा द हिम्स ऑफ वेदास टर्न्ड इनटू द सीड्स ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे मतलब बिल्कुल फुल फ्लेजेड, ठीक है, बातें आपको करनी है। क्रोनोलॉजिकल डिवीजन थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। फीचर्स और डेवलपमेंट्स क्या क्या थे, बहुत सिंपल थे। आयरन आ गया था, आयरन से बहुत इजी हो गया था लैंड को क्लियर करना, वहां पे फार्मिंग करना, और मैंने आपको बताया जैसे जैसे फार्मिंग होती रहेगी बसावत बढ़ती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। महाजनपद का उद्भव होता है यहां से, अभी अलग से भी पढ़ेंगे इसको। कल्चरल एंड रिलीजियस फ्लरिशिंग देखी, मैंने आपको बता दिया सारा। सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बहुत ही क्लियर सी बात है, ठीक है। अब वैदिक लेगेसी क्या रही यूपी में, देखिए, आर्यन माइग्रेशन सप्त सिंधु से गंगा बताया ऊपर, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जनपद इवॉल्व हुए, एग्रीकल्चर लैंड यूज में चेंजेस देखे गए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में शिफ्ट देखा गया, बहुत सारे यज्ञ होने लगे, अश्वमेध, राजस्व, वाजपेयी देखा आपने, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं चाहे तो। कल्चरल एडवांसमेंट्स देखे गए, महाजनपद आए, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हुई, यहां से कॉइनेज की भी शुरुआत देखी गई कई जगह, ठीक है। विमेन का रोल सोसाइटी में अलग किस्म से देखा गया, फिलोसॉफिकल थॉट्स देखे गए, आप जानते हैं बहुत सारे टेक्स्ट्स जो हैं इस टाइम पे इवॉल्व हुए थे, अभी देखेंगे हम। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी, आप जानते हैं बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी बनी थी, श्रावस्ती वेरी फेमस, और ये जो पॉटरी वगैरह अलग अलग किस्म की डेवलप हुई, ये भी यहाँ देखी गई। ये आप जानते होंगे, PGW पॉटरी कौन सी थी, पेंटेड ग्रेवेयर, लिख लो, किसी को नहीं पता तो ऐसे कहीं कुछ भी मत लिख के आ जाना, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। नहीं पता तो मत लिखना, जनरलाइज्ड आंसर लिख देना, मतलब कि ये जो है महाजनपद से ठीक पहले का टाइम पीरियड है, जब आयरन एज शुरुआत हो रही थी, तो ये ग्रे रंग की होती थी, सलेटी रंग जो होती थी, और इसके ऊपर चित्रकारी होती थी, पेंटेड डिजाइन होते थे, वही खाना रखना और यूज करना, इस सब में ये यूज होती थी, ठीक है। तो वेस्टर्न यूपी में बहुत वाइड स्प्रेड ये डेवलप थी। ये बरेली वाला एरिया, ईटा वाला एरिया, हसनापुर, मथुरा, कौशाम्बी, ठीक है, बलिया के पास एक जगह पड़ती है चिरान, वहां पे बहुत थी ये, ठीक है। और ये देखो साइट्स दी में, श्रावस्ती, नैमिषारण्य, कौशाम्बी, अहिछत्र, सनौली, ये सारे एरियाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के और ब्रॉडर कॉन्ट्रीब्यूशंस
क्या रहे वो आप देख सकते हैं। वर्ना सिस्टम इवॉल्व हुआ यहाँ से, यजना प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइजेशन मिला, आश्रम और गुरुकुल प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई, सेंटर ऑफ लर्निंग बनी ना चीजें। देखिए, इफ हरप्पा बिल्ट द ब्रिक्स, द वैदिक सेजेस बिल्ट द कॉन्शियसनेस, मैंने आपसे भी बताया, एंड बोथ फाउंड देयर मीटिंग ग्राउंड्स ऑन द सेक्रेड सॉइल्स ऑफ और द सेक्रेड प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी नहीं लिख के आना आपको, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इकोनॉमिकली कैसे रहा, पॉलिटिकली कैसे रहा, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीजें लिखी वही आपको घुमा फिरा के लिखनी है। अब इसी के साथ साथ वैदिक टेक्स्ट और उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा। देखिए, एक तो वेदा वर्ड का नॉलेज आपको पता है, मतलब पता है, नॉलेज होता है, वेदा मतलब नॉलेज। तो जो 4 वेद हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट आप जानते हैं, बताते हैं लाइफ के। जैसे ऋग्वेदा है, ये भगवान जी के लिए वो है, हिम्स है इसमें दिए हुए। फिर कौन सा आता है, सामवेद है, इसमें मेलोडीज और चैंट्स हैं। यजुर्वेद है, इसमें रिचुअल फॉर्मूलाज हैं। एक अथर्ववेद आता है, उसमें फोक बिलीफ, चार्म्स और मेडिसिन वगैरह दी हुई हैं। और भी टेक्स्ट होते हैं, आप जानते हैं, ब्राह्मण्स जिनको बोलते हैं, और अरयंक्स बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ये सब भी यहीं पे डेवलप हुए थे। तो जैसे जैसे मतलब आर्यंस सेटल होने लगे गंगा यमुना प्लेन्स की तरफ, तो जो रीजन्स आज जो मॉडर्न यूपी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ा, विलेज सेटलमेंट्स बढ़े, ठीक है। तो इसी तरीके से कोडिफिकेशन हुआ कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स का, मेटाफिजिकल थॉट पे जो है ध्यान केंद्रित किया गया, एथिकल आइडियल्स को बढ़ाया गया। गुरुकुल परंपरा यहीं से शुरू होती है, आप जानते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा, इंटेलेक्चुअल स्कूल्स बने अलग अलग, यजनास प्रिस्क्राइब किए गए। इस तरीके से आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, वैदिक टाइम पीरियड अगर आता है तो यहीं से स्टार्ट हुई थी। जॉइंट फैमिली का सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ था, और पेट्रियार्कल सिस्टम यहीं से मजबूत हुआ था, ठीक है। बल्कि लेटर वैदिक पीरियड में पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन हुई थी थोड़ी बहुत। इकोनॉमिक लाइफ आप देख चुके, पॉलिटिकल लाइफ देख चुके, रिलीजियस लाइफ आप देख चुके, सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है, कल्चर फिलोसफी को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन मैं आपसे पूछूं अगर इसका, तो कंक्लूजन कैसे बनाओगे, बनाओ छोटा सा एक कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हो जाएगा दैट जो वैदिक पीरियड रहा यूपी में, इट रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है। और जो वो मैंने यहाँ पे बताया था, इसको भी आप एज इट इज बस एक लाइन ये लिख के आ जाओ कंक्लूजन में, क्या दिक्कत है। मान लो आपने एक आंसर में बॉडी में अच्छा खासा फैक्ट दे दिया है, आपको याद थी चीजें, आपने प्रेजेंट कर दी हैं, तो इंट्रो छोटा हो सकता है, डेफिनेटिव मतलब डिफाइन कर दो उस टाइम पीरियड को, और कंक्लूजन में कोई ऐसी बात लिख दो बस। और इसको डबल कोट्स में मत लिखना, सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में लिखना। क्लियर बात। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आपको आएगी, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड और एकदम नो नॉनसेंस तरीका है ये, ठीक है जी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है महाजनपद पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, दिमाग में बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखना स्टार्ट कर दिया करो पढ़ते ही, ठीक है, वेट नहीं करना है। तभी देखना यहाँ पे पढ़ के जाओगे ना, और आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, पक्का बता रही हूं मैं। यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स जो हैं, जन, वो एक साथ जुड़ गए और परमानेंट किंगडम्स बन गई, इससे बना जनपद। जब ये जनपद और बड़ा हो गया तो वो बन गया महाजनपद। क्लियर। ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्राइबल पॉलिटी चल रही है अब तक, अब टेरिटोरियल किंगडम्स बनेंगी, ठीक है। टाइम पीरियड था 600 से 400 बीसीई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्रांजिशन था ट्राइबल पॉलिटी से तो टेरिटोरियल किंगडम्स। बार बार सेम वर्ड्स रिवाइज करो, तभी एग्जाम में रेसिप्रोकेट कर पाओगे। वैदिक एज का डाउनफॉल होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कहां पे, बार बार लिखोगे, इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना। यहाँ पे अर्बन लाइफ, स्टेट सिस्टम और नई रिलीजियस आइडियोलॉजीज महाजनपद पीरियड के बाद से डेवलप होने लगती है। देखो कितना फ्लो बन रहा है, याद रखना आंसर में फ्लो जरूरी है, मिसमैच्ड, रैंडम ऐसे मत लिखना, ठीक है। अब बहुत क्लियर सी चीजें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा कहां क्या था। इसमें आप लिखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ पॉलिटिकल प्लस कल्चरल डेवलपमेंट। अब ये आपने बता दी बात कि ये जो है टाइम पीरियड्स ऐसा ऐसा हो रहा था, अब इस बीच में यूपी जो है ऐसे उभर के सामने आया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थे, टोटल 16 थे, आप जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे महाजनपद थे, अभी सब मैप में पूरा दे दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। महाजनपद का कॉन्सेप्ट कोई कह दे हल्का सा एक लाइन में, आपको मान लीजिए डिफाइन करना है, तो द लैंड वेयर अ ट्राइब सेटल्स, सिंपल। 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते एग्रीकल्चरल ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई थी कि ये जनपद जो थे ये ट्रांसफॉर्म हो गए महाजनपद में, ऐसा लिखा है।
अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, इन सब जैसी चीजों में इन्होंने मेंशन किया है। देखो लिटरेरी सोर्सेज, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, रामायण महाभारत में मेंशन है 16 महाजनपद का। क्लियर? इट शुड बी वेरी मच क्लियर। अच्छा, सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, कॉइन्स भी हैं और फॉरेन अकाउंट्स भी हैं। ठीक है, राइज कैसे हो रहा है महाजनपद का? पॉलिटिकल एवोल्यूशन हो रहा है, क्लैंस जा रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज बन रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेम बात देखो रिपीट होती रहेगी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बताया हुआ, आप कहोगे मैम बहुत इजी हो गई हैं चीजें, जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो आप एक लाइन में जो आपने बताया था उसी को एक्सपेंडेड है उसका। ठीक है, नहीं तो उसको पढ़ती रहूंगी मैं बैठ के, फायदा क्या? पढ़ तो खुद भी लोगे, अब इतनी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, स्पून फीडिंग से तो बात बनी नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, आयरन यूज स्टार्ट हुआ, कल्चरल शिफ्ट देखा गया, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनने लगे। भाई जब किंगडम्स बनेंगे तो फिर वो गुटबाजी तो होगी, कहने का मतलब है। ठीक है, अब कौन कौन से महाजनपद हैं इंपॉर्टेंट? देखिए, काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसाल, पंचाल, वत्सा, मल्ल, सुरसेन, कुरु, छेदी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रहे नाम राजा का याद, बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई नहीं, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, ग्रोथ हो रही है रिवर की वजह से, और एक्सपेंशन जो हुआ वो आयरन की वजह से हुआ। देख रहे हैं लिंक आप? rivers became the lifelines and iron became the backbone। तभी तो ट्रेड भी यहीं से शुरुआत होगी इसके बाद से। ठीक है, काशी के बारे में आप जानते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड है, ट्रेड, क्राफ्ट, रिलीजियस लर्निंग के लिए फेमस है। ठीक है, बुद्धिस्ट वैदिक टेक्सचर्स में इसका मेंशन है। कोसाल, कोसाल कौन सी जगह है? अयोध्या, मतलब शुरू में अयोध्या, बाद में श्रावस्ती बन गया था। ठीक है, लॉर्ड राम से एसोसिएटेड है, बुद्धिस्ट सेंटर बना। ऐसे खुद से बैठ के सोचो ना क्या क्या आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, वत्सा हो गया, प्रयागराज वाला एरिया है, ये वज्जी कॉन्फेडरेसी थी, और फिर कॉन्फेडरेसीज बनने लगे, गण राज्य जिनको कहते हैं, मतलब किंग्स का राज नहीं था इन पे, असेंबलीज रूल करती थी, जानते होंगे आप ये बात। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखिए, गवर्नेंस, काशी में मोनार्की थी, कोसाल में मोनार्की थी, पंचाल में रिपब्लिक था, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो रहा है, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेस लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर से, क्राफ्ट से, ट्रेड से, क्योंकि ये सब फ्लरिश कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रांग होती चली जा रही है, जैसे भाई कोई गुट बनेगा वो मिलिट्री रखेगा रखेगा। लीगल फ्रेमवर्क डेवलप हुआ यहाँ से। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ये लोकेशन दी हुई है, अगेन प्लीज फ्री हैंड प्रैक्टिस ऑफ मैप इज मस्ट। ठीक, इकोनॉमिक ट्रेड प्रैक्टिसेस अलग अलग किस्म से हुई, ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस डेफिनेटली होंगे, भाई फर्टाइल प्लेन्स हैं, याद रखिएगा ज्योग्राफी से ही इकोनॉमी है, दुनिया में कहीं भी इस चीज को अप्लाई कर लीजिए आप, कहीं भी ज्योग्राफी से ही इकोनॉमी है। यहाँ पे बढ़िया फर्टाइल प्लेन्स हैं, गंगा जी बह रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो फ्लरिश होंगी चीजें। कहीं पे नहीं है तो उस हिसाब से इकोनॉमी हो गया। पहाड़ों में आप देखो मेन इकोनॉमी का साधन क्या है? टूरिज्म, वहां पे कुछ नहीं उगता है, क्योंकि समझना इस बात को। ठीक है, लोकेशन स्ट्रेटेजिक थी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, आयरन डिपॉजिट्स, रिवर्स, इन सब ने, मैंने आपको रिवर और आयरन पे तो अभी कोटेशन ही दिया है एक। ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीजनल स्टाइल्स डेवलप होके आए, पॉटरी, पेंटिंग, कॉइनेज, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो जो मेन फीचर्स थे महाजनपद पॉलिटी और सोसाइटी के, उसमें एक तो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे जरूर लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखेंगे, ठीक है, इकोनॉमी पे लिखेंगे, अर्बनाइजेशन पे लिखेंगे, रिलीजन पे लिखेंगे कि नए फेथ आए, भाई बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदा पे क्वेश्चन उठाए गए, अभी देखेंगे हम। ठीक है, लिटरेचर डेवलप हुई, सोशियो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया यहाँ पे। ठीक, तो लेगेसी और सिग्निफिकेंस में मैं आपसे कहूं तो आप क्या लिख सकते हो? दैट द महाजनपद लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन, बताएगा कोई वर्ड? स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, और इस इंडियन स्टेट क्राफ्ट को बाद में परफेक्शन पे लेके गए मगध प्लस मौर्य। ऐसे लिंक बनाना है चीजों में। ठीक है, इस पीरियड से इंट्रोड्यूस हुए द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी, ऑफ टैक्सेशन, ऑफ डिफेंस, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड द अर्बन सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश नर्चर्ड आर्ट, ट्रेड, एथिकल फिलोसफीज दैट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन सिविलाइजेशन, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डॉन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैच्योरिटी इन इंडिया। ये मैं अभी रुकिए, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। पहले आप पॉटरी देख सकते हैं यहाँ पे, नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आया, ये एक्चुअली बहुत ही चमकीली ब्लैक कलर की पॉटरी होती थी, वाराणसी कौशाम्बी की।
ठीक है, व्हील मेड पॉटरी आई, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आए, रीजनल स्टाइल्स डेवलप हुए, अलग अलग किस्म की पेंटिंग डेवलप हुई। ठीक है, यहां से देखो कॉइनेज आ गया स्टार्ट, मतलब ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, सिस्टमाइज हो गया। अभी मैंने बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए। तो देखो महाजनपद पीरियड जो था यूपी में, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दैट राइट अ शॉर्ट नोट दैट महाजनपद पीरियड इन यूपी सॉ अ डॉन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैच्योरिटी इन एंशिएंट इंडिया, तो भी ये घुमा फिरा के यही कहानी लिखनी है। ठीक है, एंड यूपी बिकेम द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हार्टलैंड ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इट वॉज हियर that India's first cities thrived, her first republics deliberated, and her greatest teachers preached. Such beautiful lines. देख रहे हैं आप बात? तो इस तरीके से आप पूरा इस पे एक बहुत सुंदर आंसर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ी थी, ये जो कंपैरेटिव गवर्नेंस मॉडल्स दिए हुए हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गण संघ क्या होता है? ओलिगार्की एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फ्यू, मतलब कि कुछ। तो इसका मतलब बेसिकली होता है रूल बाय अ फ्यू पीपल। तो ये मुझे लगता है आपको पता होगा, रूल बाय अ फ्यू पीपल, कुछ भी छूटेगा नहीं, बेफिक्र बैठना। ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो एंशिएंट इंडिया था उसमें कई राज्यों में राजतंत्र नहीं था, मोनार्की नहीं था, बल्कि एक सभा या कोई काउंसिल शासन करती थी जिसे हम गण संघ, रिपब्लिक या फिर ओलिगार्कीज कहते थे। ठीक है, गण का मतलब हो गया ग्रुप या कम्युनिटी, संघ का मतलब हो गया असेंबली या फिर एसोसिएशन, अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली रूल्ड। मोनार्की मैंने आपको बता दिया, सोशल हायरार्की आपको पता है, मिलिट्री आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके मॉडल्स हैं। बाकी आप जो भी पॉइंट आपको अपने काम का लग रहा है आप उठा सकते हैं। बाकी मैंने जो भी चीजें ऐड ऑन की हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। बहुत प्यारा आंसर आप बना के आएंगे, लिख के ले लीजिए ये बात। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म आप सबने पढ़ा है। ठीक है, मैं अगर ये कहूं बौद्ध गया वॉज द क्रैडल ऑफ एनलाइटनमेंट, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ये वो गार्डन है वेयर इट ब्लूम्ड। याद रखिएगा ये बात आप। ठीक है, इट इज अ की रीजन इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। फ्रॉम सारनाथ टू कुशीनगर बुद्धा's लाइफ वाज अ जर्नी अक्रॉस उत्तर प्रदेश, फ्रॉम अवेकनिंग टू एटर्निटी। लिख के आओ, क्या दिक्कत है? 6th सेंचुरी बीसी के बाद आपने देखा है, अभी भी ऊपर कहानी कंटिन्यू करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया इंडिया में। महाजनपद के थ्रू जो पॉलिटिकल राइज हो रहा था और वैदिक रिचुअलिज्म्स जो ऊपर आपने देखे, इनसे रिजिडिटी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही थी। एक नया पाथ चाहिए था सिंप्लिसिटी का, कंपैशन का और विजडम का। ये जो नई राह आई इसका नाम था बुद्धिज्म, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट मिला बौद्ध गया बिहार में, बट इट वाज द लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर हिज टीचिंग्स मैच्योर्ड, वेयर हिज टीचिंग्स स्प्रेड एंड वेयर हिज टीचिंग्स वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, सारनाथ का सरमन था, कुशीनगर का महापरिनिर्वाण था। हर मेजर इवेंट जो है वो हमारी ही ज्योग्राफी में डीपली रूटेड है। क्लियर? ओके, तो हम अब इंट्रोडक्शन में तो आपको बड़े सारे पॉइंट्स मिल गए, अब बॉडी में क्या लिखोगे? भाई देखो, डेवलपमेंट कैसे हुआ बुद्धिज्म का उत्तर प्रदेश में। अर्ली फेज जो था, जब बौद्ध गया में इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटनमेंट हो गया, तो इन्होंने अपना पहला जो धर्म उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सुनते रहो बैठ के, पहले पढ़ लेना आराम से। ठीक है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, और इन्होंने अपने 4 नोबल ट्रूथ्स जो थे वो भी यहीं पे प्रीच किए थे। क्लियर? तो इसका मतलब जो बुद्धिस्ट संघ का शुरुआत है वो सारनाथ से हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश से हुआ। और जो फाइनल जर्नी थी इनकी, इन्होंने बहुत जो था बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ का श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, कपिलवस्तु में बिताया था, लेकिन जो इनके लास्ट डेज थे दे वर स्पेंट एट कुशीनगर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, वेयर ही अटेन्ड महापरिनिर्वाण। दैट वाज फाइनल सैल्वेशन।
ठीक है। बुद्धिस्ट साइट्स आपको यूपी की पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए आप, सनकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ, पावपुरी, कुशीनगर, कपिल वस्तु, श्रावस्ती। ठीक है, क्लियर है बात। कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर बर्थ प्लेस थी, सारनाथ बता दिया, कौशाम्बी प्रीचिंग टूर्स करते थे यहाँ पे, श्रावस्ती में काफी इंपॉर्टेंट रेनी सीजन इन्होंने यहाँ पे बिताए थे, सनकिसा तुषिता हेवन, प्लेस ऑफ डिसेंट फ्रॉम तुषिता हेवन आफ्टर प्रीचिंग अभिधम, मतलब ये महायान सिंबोलिज्म का एक कोई पार्ट यहाँ पे प्रीच किया था, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। पाव लास्ट सरमन बिफोर महापरिनिर्वाण, और कुशीनगर साइट ऑफ महापरिनिर्वाण आप जानते हैं। रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू एंड अ ग्रेट स्तूप आल्सो इज फाउंड हियर। ओके, मतलब ये जो सनकीसा है ये आपके, आप जानते हैं फरूखाबाद के पास एक जगह है ये, हाँ। तो दिस इज बिलीव टू द साइट ऑफ बुद्धास डिसेंट फ्रॉम हेवन। ठीक है, कोर टीचिंग्स प्रमोट की गई उत्तर प्रदेश में। 4 नोबल ट्रूथ क्या है आप जानते हैं, दुख, और उनका रीजन क्या है दुख का, डिजायर, एंड सेसेशन ऑफ डिजायर एंड्स सफरिंग, और 8 फोल्ड पाथ है जिसके थ्रू हम लिबरेशन पे जाते हैं, अष्टांग मार्ग जिसको कहते हैं। क्या है 8 फोल्ड पाथ, बता सकता है कोई? राइट व्यू, क्या क्या है, व्यू, थॉट, स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एफर्ट है, और माइंडफुलनेस है, और कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जो ग्रंथ पढ़ के आए हैं सौरभ सर के साथ वो तो मुझे इसकी ट्रिक भी बता देंगे फटाफट। मिडिल पाथ जो है यहीं से स्टार्ट हुई कि भाई आप एक्सट्रीम्स पे नहीं जाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है, और अहिंसा, करुणा, लविंग काइंडनेस, इन सब की बात भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। कल्चरल और पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला, आप जानते हैं मौर्यन एम्पायर, अशोक ने सारनाथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, और लायन कैपिटल जो है इंडिया के नेशनल एम्बलम पे वो वहीं से लिया गया है। तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश एज अ क्रैडल ऑफ बुद्धिस्ट ग्रोथ में भी यही सब बातें आएंगी जो अभी ऊपर आपको बताई गई हैं, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो यहाँ से आ गया ना, महायान इवॉल्व हुआ, ट्रेड एंड डिसेमिनेशन। अब यहाँ पे क्या करा है ना, जो बातें आपको मैं बता रही हूँ डिस्क्रिप्टिव वे में, उनको बहुत ही पॉइंटर्स में यहाँ पे लिख दिया गया है जिससे आपको वो याद रहे। सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे बिहाइंड बुद्धिज्म राइज, आप जानते हैं क्या फैक्टर्स रहे थे, बुद्धिज्म क्यों, नए धर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि वैदिक रिचुअल्स लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, और लैंग्वेज का एक बैरियर था, भाई वो संस्कृत वगैरह में लिखे हुए थे, लोगों को समझ नहीं आते थे, इन्होंने सिंपल लैंग्वेज दी, आम बोलचाल की भाषा में चीजें बढ़ाई। ठीक है, और अर्बन ट्रेड ग्रोथ, मोनास्टिक एक्सेसिबिलिटी ज्यादा आसान था, और भाई बुद्धा का करिश्मा तो था ही ऑब्वियसली। क्लियर, और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे ये मैंने आपको बताया, महाजनपद उठते चले आए तो भाई बुद्धिस्ट पॉलिटी को भी फर्टाइल ग्राउंड मिला। अर्बनाइजेशन, कुसाल मगध राइवलरी, जब 2 पक्षों के बीच में लड़ाई रहेगी तो वो पीसफुल डॉक्ट्राइन उन्होंने वहां पे जाके प्रीच किया। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, दैट उत्तर प्रदेश वाज द सीन ऑफ बुद्धास ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। ये उनका क्लासरूम भी रहा और उनकी सेंचुरी भी रही। ठीक है, गढ़ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सेंचुरी का मतलब ये नहीं है जो आप दिमाग में आया होगा आपके। ठीक है, तो बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट्स द लिविंग स्पिरिट ऑफ कंपैशन एंड विजडम। क्लियर, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बुद्धिज्म के साथ साथ तो जैनिज्म आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो आप क्लियर इंट्रो में ही लिख सकते हैं, दैट पैरेलल टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म आल्सो इमर्ज्ड इन द 6th century BCE, और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था इंडिया में। वर्धमान महावीर भगवान ने इसको फाउंड किया था, ही वाज द 24th तीर्थंकर। एंड जैनिज्म किस पे रिलाई करता है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड डिटैचमेंट। ठीक है, यूपी एज द लैम्प ऑफ एंड्योरेंस ऑफ जैनिज्म, इस पे शॉर्ट नोट में आपसे लिखवाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आप, जैन फिलोसफी क्या कहती है, कोर प्रिंसिपल्स क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह बहुत ही कमाल का, और सिर्फ यही एक ऐसी फिलोसफी है जहां पे मिलता है, मुझे सबसे अच्छा प्रिंसिपल इनका ही लगता है, नॉन पोजेशन। अब यहाँ मतलब ये नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि जरूरत नहीं है और कपड़े खरीदे चले जा रहे हैं, खरीदे चले जा रहे हैं, समझ रहे हो, इकट्ठा कर रहे हैं सामान, जोड़ते जा रहे हैं, नहीं, जस्ट लीव इट। आप नहीं किसी चीज को याद रखिएगा 6 महीने साल भर तक यूज कर रहे हैं ना, उसको डिस्कार्ड कर दो। ये अलग से थोड़ा मैंने बता दी बात। चलिए बैक टू द टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इवॉल्व हुआ, कर्म थ्योरी इवॉल्व हुई, पाथ टू लिबरेशन, त्रिरत्न आप जानते हैं, KFC पढ़ा है आपने, राइट फेथ, नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। ठीक, अनेकतावाद, स्यादवाद जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, नॉन थीस्टिक अप्रोच आई, और की तीर्थंकर जो यूपी से रहे वो ऋषभनाथ जी फर्स्ट,
और महावीर जी 24th। ठीक है। इमर्जेंस और एक्सपेंशन ऑफ जैनिज्म में आप देख सकते हैं तीर्थंकर्स ऑफ अयोध्या दिए हुए हैं, वाराणसी लीनियज के कौन कौन से थे और श्रवस्ती सेंट्स कौन कौन से थे। तो उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जैन थॉट और लिटरेचर में। ठीक है। डिस्कोर्स के सेंटर्स यूपी में रहे हैं, अनेकतावाद की बात यहाँ से हुई है, अशोकन एडिक्ट्स अभी ऊपर बताया मैंने आपको, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत सारे हुए हैं। और देखिए जैन हेरिटेज साइट्स दी में यूपी में अयोध्या, वाराणसी, श्रवस्ती, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, देवघर, मथुरा, चित्र, ये सारी साइट्स हैं और ये जैनिज्म की साइट्स हैं। प्लीज मैं आपकी प्रैक्टिस कर लो, थोड़े फ्री के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। और पैट्रनेज भी मिला जैनिज्म को यूपी में अलग अलग राजाओं से, अशोक और इक्ष्वाकु डायनेस्टी, गुप्त और हर्ष, चंदेल्स और प्रतिहार्स, लोकल फ्यूडिटरीज और दिल्ली सल्तनत, मॉडर्न एफर्ट्स लगाए गए। ठीक है। तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा होगा, क्या रहा होगा भाई? सोशल इम्पैक्ट ये था कि अहिंसा को रोज डे टू डे लाइफ में कॉन्सेप्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने ये सारी बातें बता दी आपको। इक्वालिटी रिड्यूस्ड कास्ट बैरियर्स, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया गया। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया? कोर टीचिंग्स प्रमोट की गई, लिबरेशन का रास्ता यहीं से दिखाया गया। ठीक है। ग्रोथ और पैटर्न्स तो मिली ही। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था भद्रबाहु की गाइडेंस में। ठीक है। और वाराणसी, कौशाम्बी, देवघर में जैन टेम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गुप्ता टाइम पीरियड के। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ और बुंदेलखंड और काशी के जो मिडिवल रूलर्स थे उन्होंने जैन मॉन्क्स को बहुत सपोर्ट किया। वो भी लिख सकते हो आप। खैर जितना टॉपिक पढ़ते जाओगे ना उतना वापस जब आके दोबारा आंसर लिखोगे तो बेटर लिखा जाएगा। फिलोसफिकल कल्चरल इम्पैक्ट आपको बता दिया, मतलब कोई भी एरिना ऐसा नहीं है जो हमने टच नहीं किया है। ठीक है। तो ये लाइंस आप देख सकते हो, फ्रॉम अयोध्या टू वाराणसी मैसेज ऑफ अहिंसा वाज एच्ड इन एवरी श्राइन एंड स्टोन। अगर बुद्धा ने मिडिल पाथ सिखाया, महावीरा ने पाथ ऑफ रिस्ट्रेंट सिखाया, तो दोनों ही उस पाथ पे उत्तर प्रदेश की ही मिट्टी पे चले थे। कितनी अच्छी बात है। ठीक है। और आप जानते हैं मैंने आपको सारी चीजें बताई कि बुद्धिज्म जैनिज्म इवॉल्व ही क्यों हुए थे। वैदिक रिचुअल से लोग परेशान आ चुके थे, प्रीस्ट का डोमिनेंस था, कास्ट सिस्टम था, और नॉन वायलेंस और मॉरल कंडक्ट की लोगों को वैल्यू समझ में आने लगी थी। लैंग्वेज इजी थी, लॉजिकल था इनके कॉन्सेप्ट्स, इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करते थे, लोगों को अच्छा लग रहा था। ठीक है। आप लिख सकते हैं टुगेदर विद बुद्धिज्म जैनिज्म टर्न्ड उत्तर प्रदेश इनटू द स्पिरिचुअल हार्टलैंड ऑफ इंडिया वेयर two great faiths of compassion plus renunciation blossomed side by side। ठीक है। ये भी जो मैंने आपको बताया ये भी सेम ही चीज है। अब आप मुझे बताएंगे कि किस भी तरह का आंसर आप इस पे नहीं फ्रेम कर सकते। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आ जाएगा जो इतनी बात पे आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे से चीजों को रिवाइज कीजिए, लिखते रहिए। हमारे लगातार मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, उन सबको आप ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और चीजों को आपस में इंटरलिंक करके एक बेटर आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी स्मार्ट IAS PCS को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।